नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत संवाद में। दोस्तों, आप देख रहे हैं किस प्रकार से दुनिया से लेफ्ट विंग जो पकड़ बना के रखी थी इतने सालों से, वो कुछ कमजोर होती हुई दिख रही है और राइट विंग वापस से पावर में आ रहा है। फिर वो इटली से शुरुआत हुई थी, इटली से कहानी आगे बढ़ी, अर्जेंटीना पहुंची और अब नीदरलैंड्स में भी देखने मिल रहा है। तो और कौन-कौन से ऐसे देश हो सकते हैं, इसका क्या प्रभाव भारत पर पड़ेगा? इन सभी आयामों पर हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के साथ आज मैं रूबरू यानी फेस टू फेस मीटिंग कराने वाला हूं देवव्रत शामल जी से। देवव्रत शामल के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। देवव्रत शामल बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज में एज़ एन इंजीनियर काम कर चुके हैं। फिर इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से अपना एमबीए किया है और उसके बाद मर्जर्स एंड एक्विजिशन का काम बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए किया करते थे और अब हमें अपना बहुमूल्य समय ये दे रहे हैं। थैंक यू सो मच देवव्रत, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। Thank you, Kinjal, for the kind words. And also, I'd like to say hello to the audience, which I'm meeting for the first time. So excited to be here. ग्रेट ग्रेट देवव्रत। तो देवव्रत, हमें एक आप बताएं, जैसे ग्लोबल लेफ्ट विंग इकोसिस्टम एक बना हुआ था, अब आपको क्या लग रहा है? क्या ग्लोबल लेफ्ट विंग इकोसिस्टम कमजोर हो रहा है? क्या एग्जैक्टली हो रहा है दुनिया के साथ? जरा हमें डिटेल में बताएं इसके बारे में। तो एक स्लाइड भी है हमारे साथ जो कि हम शेयर करते हैं हमारे दर्शकों के साथ, जो कि क्लोजली देख सकें क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देवव्रत, क्या है ये एक ट्रेंड है जो आई थिंक इंडिया में तो कह सकते हैं 2014 से स्टार्ट हुआ है, बट यूएस में वी सॉ विद डोनाल्ड ट्रम्प, वो 2020 में आए थे, फिर वो नहीं आए। तो एक तरह से देखें तो राइट विंग कभी ज़्यादा दूर नहीं रहा है पावर से। लाइक इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इट्स दे ऑल्टरनेट बिटवीन लेफ्ट और राइट और सेंट। लाइक जैसे इंडिया में कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी आती है, बहुत स्टेट्स में भी ऐसा चलता रहता है, इवन इन यूएस। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दीज कंट्रीज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, कि इसमें अलग टाइप की राइट विंग पार्टी आई है जो बहुत नई पार्टीज है। जैसे आप अगर इंडिया से कंपेयर करें तो बीजेपी इज द ट्रेडिशनल राइट विंग पार्टी, बट अगर कल को विश्व हिंदू परिषद या इस टाइप की कोई पार्टी पावर में बजरंग आए, दल, विश्व हिंदू परिषद, वो जो कि थोड़ा अगर और राइट लीनिंग रखें। हाँ, तो अगर वो फिर पीएम बन जाते हैं इंडिया के, तो उसको हम बोलेंगे कि ये बहुत बड़ा शिफ्ट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो उस टाइप का शिफ्ट इन कंट्रीज में देखने को मिला है, और विच इज लाइक इंडिया में तो हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं अभी। बिल्कुल, लेकिन एक तो अच्छी चीज यहाँ पर देवव्रत मैं कहना चाहूंगा कि एक मतलब पॉलिटिक्स से ज्यादा मतलब देखें तो पॉलिटिक्स में नहीं थे आउटसाइडर्स, कुछ प्रेसिडेंट बन रहे हैं। कुछ वैसा ही ट्रम्प के बारे में भी कहा जा रहा था कि जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स था उसको बदलते हुए डीप स्टेट के खिलाफ जाके वो प्रेसिडेंट बन के उभरे। तो कुछ वैसे ही लोग बाकी जगह भी हमें देखने मिल रहे हैं। तो ये अच्छा है, बुरा है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है उसको शायद ये बदल पाए अगर उस स्ट्रक्चर में वो पेनिट्रेट करके उसमें कुछ रिफॉर्म्स ला पाते हैं। तो ये भी रहेगा। जी, इसमें तो वो क्या करते हैं और क्या रिजल्ट आता है, वो लाइक दैट इज व्हाट टाइम विल टेल, राइट? कि वो जब पावर में आएंगे फिर क्या करेंगे वो देखना पड़ेगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट वी कैन सी राइट नाउ इज दैट पीपल, दे आर एबल टू सी थ्रू द फेक प्रोमिसेस। और जो भी मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि लेफ्ट और राइट में मेरे को जो फर्क दिखता है कि जो लेफ्ट है वो सिर्फ वर्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन एक्शंस, एंड द राइट विंग इज मोर ड्रिवन बाय एक्शंस। तो ये मुझे मेन डिफरेंस लगता है दोनों में। और अभी तक ये हो रहा था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें पीपल वेर सो सॉफ्ट इन टर्म्स ऑफ लाइक देयर सेंसिबिलिटीज, कि वो वर्ड्स के ऊपर से इन्फ्लुएंस होके वो लीडर्स को चुन रहे थे। But over the years, they have started realizing that we also need people who actually do things हम्म। rather than just people who talk about good values and good things to actually protect our interests. So वो एक देखने को मिल रहा है। And like every time I think ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें देखने को मिलता है, रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम होता है कि जब कोई लेफ्ट लीनिंग पार्टी जीतती है तो ऐसा दिखाया जाता है कि अभी तो वो स्टालिन ही है नेक्स्ट जो लीडर है, और जो राइट विंग भी थोड़ा होगा उसको वो एज हिटलर ही बना हिटलर देते हैं। दिखाते हैं। बट द रियलिटी इज ऑलवेज समवेयर इन बिटवीन। बिल्कुल। बिल्कुल देवव्रत, तो एक बार जरा बताएं हमें, जो अलग अलग लोग चुन के आए हैं हाविया और मिले के बारे में, इनकी जो थ्रू आउट पॉलिटिक्स रही है ये कैसा रहा है और कैसे एज एन आउटसाइडर ये आ रहे हैं, क्या प्रोमिस इन्होंने किए हैं? क्योंकि अर्जेंटीना अगर आप देश देखें तो
एक टाइम में पर कैपिटा इनकम अर्जेंटीना की बहुत ज्यादा थी। हम बात कर रहे हैं अराउंड अबाउट 1910s 1920s, कई गुना थी यूएस की भी, जैसा मुझे याद आ रहा है 1.5 से 2 गुना हुआ करती थी पर कैपिटा इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। और छोटा देश नहीं है, बड़ा देश है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। और वो देश जिस प्रकार से लेफ्ट के पार्टीज एक के बाद सोशलिस्टिक पार्टीज आते गए और देश लगभग गर्त में जा चुका है। आईएमएफ के पास रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, पाकिस्तान से भी ज्यादा अगर कोई आईएमएफ के पास गया है तो वो अर्जेंटीना है। और वही फेक प्रोमिसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर था, इकोनॉमी अच्छी खासी थी, उसके बावजूद भी वो इकोनॉमी पूर्ण रूप से गर्त में गई है। तो उसको कैसे हावियर मिले हमेशा के लिए बदलने का प्रॉमिस देकर के आए हैं। बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में हमें बताएं थोड़ा। ये एक्चुअली जो लैटिन अमेरिका जो है पूरा रीजन, इट्स इट हैज मोर और लेस द सेम चैलेंजेस। लाइक वहाँ पे काफी टाइम से सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स रही है और साथ में ही पैरेलल गवर्नमेंट्स भी रही है विच हैव बीन रन बाय माफियाज एंड कॉरपोरेशंस, लाइक नॉट कॉरपोरेशंस बट जो बड़े इतने हो गए ये ड्रग कार्टल्स, और वो उनका काफी वहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा है। तो इनके चलते जो ये सिस्टम है, इसमें अर्जेंटीना जो है, इट्स लाइक इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 3 पार्ट्स, द वेस्टर्न ब्लॉक विच इज द डेवलप्ड नेशंस विच आर हाई पर कैपिटा इनकम, देन वी हैव द मिडिल इनकम। तो ये लैटिन के मोस्टली कंट्रीज जो है वो मिडिल इनकम में आते हैं, दे आर नॉट पुअर लाइक बट दे आर मिडिल इनकम। तो ये एक टाइम पे आपने जैसे बताया, ये कहा जा रहा था कि ये अर्जेंटीना है, इट विल मूव अप द लैडर फ्रॉम बीइंग अ मिडिल इनकम टू अ डेवलप्ड नेशन। लाइक सबसे पहले अगर कोई जाएगा तो वही जाएगा, ऐसा एक टाइम पे अनुमान था, बट इट डिडंट हैपन। एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, but more or less what happened is that year after year the corruption was so much कि जो एक्चुअल में होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, और वो गलत जगह पे पैसे वो लोग स्पेंड कर रहे थे और जॉब्स नहीं क्रिएट कर रहे थे, इंडस्ट्रीज नहीं ला रहे थे। तो ये सब बिकॉज at the end of the day, if you are spending like a developed country on facilities like free healthcare, education, ये सब आप अगर फ्री में दे रहे हैं बट आपकी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो वैसी नहीं है, तो यू आर नॉट एबल गोइंग टू बी एबल टू सस्टेन दोज प्रोग्राम्स। यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा मैं देवव्रत। जो आपने बात बताई है, कुछ ऐसा ही क्या भारत में भी देखने मिल रहा है। जो नए आजकल चुनाव का माहौल बन चुका है, स्टेट्स में ऑलरेडी चुनाव भी चल रहे हैं और मॉडल वही है, फ्रीबीज लुटाने का मॉडल देखने मिल रहा है विदाउट गिविंग सेकंड थॉट टू द फैक्ट कि भाई पैसे आएंगे कहाँ से। नया पैसा बनाना भी तो जरूरी है। सिर्फ पैसे अगर आप भले पॉजिटिव थिंग्स के लिए भी लगा रहे हैं, उसके लिए भी पैसा बनाना जरूरी है। अगर आप वो पैसा नहीं बना रहे तो अर्जेंटीना वाला हाल हो सकता है। प्लीज हाँ, तो कंटिन्यू। ये मेरे हिसाब से इंडिया में फॉर्चुनेटली फॉर अस, राइट, कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा किया है, लाइक एंड ऑल्सो आवर डेमोक्रेसी इज सच दैट इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स द बोथ द पार्टीज आर स्ट्रॉन्ग। सो ये तब होता है कि जब एक ही कोई पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड देन वो बार बार आए जाए और फिर देर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस, राइट। तो ये देखने को मिलता है। अभी इंडिया में क्या है कि कोई भी पावर में है तो उसको हमेशा कंपटीशन रहता है दूसरी पार्टी से, बिकॉज द डेमोक्रेसी इज वेरी स्ट्रांग। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडिया में इतना मतलब कि जब भी कुछ अगर गलत डिसीजन भी लिया है तो वो करेक्ट करना पड़ता है उनको, लाइक इट डजंट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज इवन इफ यू डोंट you have the same government but still the opposition will point that out and all the figures and everything, it is very transparent कि हमको पता चलता है कि हर एक जो है कि हर सेक्टर में क्या ग्रोथ हो रहा है, कि ओवरऑल इकोनॉमी का क्या स्टेट है, उस पर बहुत रेगुलर डिस्कशन होता है, विच आई डोंट नो हाउ ट्रांसपेरेंट दीज पीपल आर इन दीज कंट्रीज। नहीं नहीं, सही बात कह रहे हैं आप। भारत में अगर आप देखें तो फ्रीबी मॉडल भी आया है, तो ये भी चुनाव का मुद्दा बन रहा है कि भाई आप जो फ्रीबी बांट रहे हैं कहाँ से पैसे लाओगे। पीपल आर अवेयर, पीपल भी जानना चाहते हैं। कर्नाटका में अगर चुनाव में बहुत सारी चीजें बांटी गई तो लोग पूछ रहे हैं किसको कितना मिला, क्या स्टेट के पास इतने पैसे हैं देने के लिए। तो इंडिया में कह सकते हैं पॉलिटिकल अवेयरनेस है, क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत डीपली इंट्रेंच हो चुका है हमारे भारत में। लेकिन अर्जेंटीना में जो हावियर मिले आए हैं देवव्रत, ये कंप्लीट आउटसाइडर है। उसके बावजूद ये कैसे बन पाए, कैसे आ पाए? क्या इन्होंने ऐसा, क्या वो जादू की क्या इनके पास छड़ी थी जो घुमा दी ऐसी इन्होंने, या फिर वो कहते हैं ना घुट्टी पिला दिया लोगों को, ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई इन्होंने कि लोग आउटसाइडर को चुन के ले आए? तो मैं इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वहाँ पे पब्लिक के सामने, वो आई थिंक दे आर वेरी रेलेवेंट फॉर द पीपल ऑफ अर्जेंटीना, कि करप्शन उनके लिए बहुत, आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम दिस कंट्रीज हु आई टॉक टू, एंड हम नहीं सोच सकते उस टाइप के वहाँ पे इश्यूज होते हैं। लाइक हम लोग वो
बहुत साल पीछे छोड़ आए हैं वो इश्यूज के, जो लॉ एंड ऑर्डर एग्जाम्पल की बताएं इश्यूज हमें ऐसा कि मतलब के, जैसे कि आपके तो जो मित्र हैं वो ग्लोबल कनेक्शंस आपके बने रहते हैं, जिस प्रकार का आपका काम रहा है, तो उसमें आई एम प्रीटी श्योर आप नहीं, जैसे मैं ग्लोबली अलग अलग जगहों से लोगों से मिलते होंगे। सोच रहा था कि मैं हाँ। इधर घूमने के लिए जाऊंगा, तो मैंने पूछा था कि भाई हाउ शुड आई प्लान। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर ये सिटी में जाते हैं तो आपको ये एरिया में नहीं जाना चाहिए, आपको ये हमेशा कोई स्पेनिश स्पीकर साथ में रखना चाहिए इफ़ यू आर मूविंग आउटसाइड द बिग सिटीज़, बिकॉज वहाँ पे माफिया और उनका थ्रेट बहुत ज़्यादा है। और ये सब इसीलिए हो सकता है क्योंकि पुलिस करप्ट है या गवर्नमेंट करप्ट है एंड दे आर अलाउइंग दीज पीपल। तो ये नॉर्मल लोगों को रोज ही इफेक्ट करता है कि बिकॉज यू आर नॉट एबल टू लिव, और पता नहीं जो वहाँ पे बिजनेस करते होंगे उनको अलग टाइप के हरेसमेंट भी होते होंगे। तो ये सब तभी हो सकता है कि जब गवर्नमेंट होने दे रही है। बिल्कुल। तो इसका जो मेन पॉइंट है कि भाई ये क्योंकि वो जो माफिया है या जो भी है वो घुस गया है सिस्टम में, तो ही सेइंग कि मैं उनके जो लोग हैं गवर्नमेंट में उनको भी निकालूंगा, हम्म। नहीं कि सिर्फ मैं उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ लॉज लाऊंगा या ये, बट I will remove them from the government and ensure that all the normal people they get the power back. तो उसका जो मैसेजिंग है वो वही है कि भाई I will bring freedom to the people of Argentina. और I think I also want to share some videos of him and he's very passionate, और जो उनकी स्पीच देने की जो स्टाइल है उससे भी I think काफी इम्पैक्ट हुआ होगा। No somos más que nuestros representados. En términos financieros es el derivado, el activo derivado nunca vale más que el subyacente. El derivado existe porque existe el subyacente. Nosotros, digamos, existimos como representantes del pueblo porque existe el pueblo. Y es una locura, es un delirio arrogarse. El pueblo más que el propio pueblo. Es un delirio, es el delirio del que vive la clase política. Entonces, en nuestro gobierno, los políticos van a tener que vivir la misma vida que el ciudadano común. O sea, solamente lo puede hacer un outsider, lo puede hacer un tipo que viene de afuera. Y no, outsider. Se acabó la obra. Quieren ser correctos. बढ़िया। मतलब एक चीज तो है, जितने भी राइट विंग पॉलिटिशियंस रहते हैं, फिर वो मेलोनी हो या यही हो गए, तो मतलब स्पीच तो जबरदस्त देते हैं, जो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, जिस प्रकार से बातों को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बातें भी बहुत जबरदस्त की है इन्होंने, किया था आउटसाइडर आउटसाइडर जिसकी बात आप कर रहे थे। मैं वो आउटसाइडर हूँ जो सच में आउटसाइडर है, क्योंकि उसका कोई सरफेस से लेना देना नहीं है, तो इसलिए मैं सिस्टम को रिफॉर्म कर पाऊंगा। तो पूर्ण रूप से एंटी करप्शन स्टैंस इनका दिख रहा है, एंटी एलिटिज्म दिख रहा है, जो अब तक पावर स्ट्रक्चर है उसको बदलने वाले हैं। लेकिन और भी कुछ बातें इन्होंने कही हैं, जैसा आपने बताया था इनके बारे में, तो जरा उस पर भी बताएं हमें। एक वीडियो आपने दिया है उसके लिए भी हमें, तो इसमें क्या है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, फिर इसको हम देख लेंगे। इसमें I think he is talking about getting rid of all the useless departments which are there within the government, which he thinks they are useless.
तो हाँ। इस टाइप की आई थिंक कमेंट मोदी जी ने भी की थी, लाइक हाँ 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 आई विल डिलीवर मिनिमम गवर्नेंस और हाँ, ऐसा कुछ बोला था मिनिमम कि जैसे गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हाँ कि हाँ, वी नीड टू हैव लेस पीपल इन गवर्नमेंट, कि जितना हम उसको लाइट वेट कर सके स्ट्रक्चर को उतना बेहतर होगा। ये चीज़ जो विवेक रामास्वामी है, जो रिपब्लिकन नॉमिनी है यूएस में अभी, वो भी बोल रहे हैं कि मैं अगर आया तो मैं 50% ऑफ फेडरल वर्कर्स को एक ही झटके में मैं सबको निकाल दूँ यूएस में। लीन लीथल मशीन जो हमेशा से कहते हैं, कुछ वैसे ही बना। तो चलिए देखते हैं। उनका जो ये पॉइंट है कि भाई ये सब सिस्टम जो है उसमें इतने सारे लोग नहीं चाहिए, उसको थोड़ा परफेक्ट। हाँ Es que el Estado no es la solución. Afuera, 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 afuera. Fuera. Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior. Se acabó el मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्यों हटा दिया लेकिन? वो तो बहुत जरूरी है। नहीं उन्होंने बोला कि दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन एक्चुअली। यस यस, मिनिस्ट्री हाँ ऑफ हेल्थ भी हटा दिया। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज द वे ही हैज प्रेजेंटेड इट। आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि लोगों को समझ में आता है कि भाई क्या वो बोलना चाहता है और क्या इट इज। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस ही विल डू एंड व्हेन ही विल डू इट, बट काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर किया है। एग्जैक्टली, इसलिए वो चेनसॉ मैन भी बन के घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं चेनसॉ के जैसे सारे डिपार्टमेंट्स काट दूंगा, हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तो कुछ वही चीज रेप्लिकेट करते हुए दिख रहे हैं वो अपने उस वीडियो में भी। तो एक ये तो हाँ बताएं। नहीं, एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होते हैं, लाइक क्योंकि ये नए हैं और उनके पास ना वो पार्टी में इतने वर्कर्स होंगे या कोई कैंपेन कर, तो ये सब खुद ही ये लोग मैनेज करते हैं, सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करते हैं। इनकी बहन है पूरी मैनेजर, इनकी बहन इज हाँ, द मैनेजर, और ये दोनों भाई बहन कर रहे हैं पूरा काम। या बट मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि जो ओल्ड पुरानी पार्टीज होती है उनका कैडर बिल्कुल, काफी स्ट्रांग होता है, जो इनके पास नहीं होता है, तो एग्जैक्टली। दे आर मोर ऑन द पर्सनालिटी ऑफ वन पर्सन। यस 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 यस। और इस प्रकार की पर्सनालिटी रहेगी तो कहीं तो आग भी लगेगी। बीबीसी की बात करते हैं, रेडिकल पॉलिटिकल चेंज इन अर्जेंटीना एंड एन अनसर्टेन फ्यूचर। जैसे कि अर्जेंटीना वो देश था जहां पे फ्यूचर बहुत सर्टेन हुआ करता था अब तक। ऑलरेडी फ्यूचर तो खत्म था उस देश का, अनसर्टेन तो था ही। अब क्या अनसर्टेन होने वाला है वहां? दूसरा, फ्रांस 24 कहता है एल लोको एट दी हेम। एल लोको का मतलब दी मैडमैन, पागल। ये क्या हो रहा है? व्हाट नेक्स्ट फॉर अर्जेंटीना अंडर आउटसाइडर प्रेसिडेंट हावियर मिले। आउटसाइडर प्रेसिडेंट, पागल प्रेसिडेंट, सब बोल रहे हैं क्या हो रहा है इनको अपना। अब बीबीसी फ्रांस 24 करेगा तो भारत में भी दी हिंदू भी तो कुछ कहेगा, अर्जेंटीना प्रेसिडेंट ऑफ केओस। ये कौन कहता है भाई? मतलब पूर्ण रूप से लिबरल मेल्टडाउन हो चुका है देवव्रत। लेकिन इसके आगे इसे कुछ एंडिंग कमेंट दें आप हमारे हावियर मिले के बारे में, और उसके बाद हम जाएंगे हर्ट वाइल्डर्स या हीट वाइल्डर्स जैसा इनका प्रोनाउंसिएशन रहता है इस पर। तो क्या कहेंगे आप हावियर मिले पर? एंडिंग कमेंट्स आपके। मेरा कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है अभी आइदर साइड, बट आई एम होपिंग कि ही विल ब्रिंग पॉजिटिव चेंज टू अर्जेंटीना लाइक ही हैज प्रॉमिस्ड, बट लेट्स सी। आई डोंट मतलब मैं ये सब हेडलाइन से एग्री नहीं करता हूँ, लाइक वी हैव टू सी हाउ ही परफॉर्म्स। लाइक ब्राजील में भी जैसे आए थे बोल्सोनारो, तब भी काफी वो इस टाइप के आर्टिकल आए थे कि वो सब कुछ बर्बाद कर देगा या, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऑल्दो ही लॉस्ट in the next election. So it is like the public will decide how बिल्कुल, he performs, but it's something different. डेफिनेटली वेरी डिफरेंट। बट मीडिया
अभी भी रेजिस्ट कर रही है, स्पेशली मीडिया। आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से किस प्रकार से लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम जो एंटी चेंज हैं उनके पकड़ में देखने मिल रही है यहाँ पे। और मीडिया कुछ वैसी ही, ग्लोबली मीडिया अगर हम देखें तो इस वक्त लेफ्ट टिल्ट ही रख रही है, ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर को ही सपोर्ट करती आई है, और शायद ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर मीडिया को भी कंट्रोल करता ही है इन सारे देशों में, इसलिए मीडिया भी ऐसे रहती है। इसमें आई थिंक जो टेक्नोलॉजी की वजह से डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया भी हो रहा है। बिल्कुल ट्विटर जो अब एक्स हो गया है वो काफी पावरफुल है, कि जैसे मैं भी अगर चाहता कि ये सब इंफॉर्मेशन मेरे को मिले तो ये कोई ट्रेडिशनल मीडिया ये सब चीजें नहीं दिखाता है कि भाई बिल्कुल। वो क्यों आया है पावर में, एक्चुअली व्हाट वाज ही प्रॉमिसिंग और वो क्या था। और ये उसकी आवाज भी लोगों तक पहुंच पाई बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया तो क्या एल लोगों करके ही उसको पागल पागल बोल के बुलाता। अगर आप एक्चुअली जाएंगे ट्विटर पे और देखेंगे कि अर्जेंटीना के लोग क्या बोल रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन इन अर्जेंटीना इज सपोर्टिंग दिस पर्सन, बट काफी मेजोरिटी लोग उसको हाँ, सपोर्ट बड़ी करते हैं और मेजोरिटी से उनके इनको मिला है, उनको रिकॉर्ड मेजोरिटी रहा है। यस, 40 या साल बाद इस प्रकार की मेजोरिटी आई है जिस मेजोरिटी से ये जीते हैं, 55% है। एंड दे हैव वैलिड पॉइंट्स आल्सो। तो माय ओनली लाइक कंसर्न इज कि ये जो भी कोई भी मेजर मीडिया जो हाउस होते हैं, वो कोई भी कंट्री ले लीजिए आप, जो भी हम पढ़ते हैं यूके यूएस में इंडिया में, बिल्कुल तो वो लोग ये चीजें नहीं दिखाते हैं। बिल्कुल। तो परफेक्ट परफेक्ट। तो ये हावियार मिले की कहानी है। अब हम जा रहे हैं अपने अगले पॉलिटिशियन पर, क्योंकि हावियार मिले, ये दर्द दुख खत्म ही नहीं हो रहा है लेफ्ट का। हावियार मिले गए हैं तो हमारे अगले पॉलिटिशियन आ रहे हैं, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो देवव्रत, अगर हम बात कर रहे थे अब तक अर्जेंटीना की, तो लिबरल्स के लिए थोड़ा दूर दराज का इलाका था लैटिन अमेरिका, लेकिन जो यूरोप में हुआ है उसके बाद तो एक भयानक लिबरल मेल्टडाउन हो रहा है। हम देख सकते हैं दुनिया भर में, वो लिबरल्स कहीं के भी हों, क्योंकि दुनिया आज भी पूर्ण रूप से यूरोसेंट्रिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ईयूज वर्स्ट नाइटमेयर, यूरोपियन यूनियन का वर्स्ट नाइटमेयर है, क्योंकि हीट वाइल्डर्स आ चुके हैं। लोग इस प्रकार से कह रहे हैं कि भाई अब तो मैं अपना देश तो क्या, लेकिन हाँ, मैं अपने देश वापस जा रहा हूँ नीदरलैंड्स को छोड़ के। निग्जिट होने वाला है, नीदरलैंड्स एग्जिट होने वाला है। ब्रुसेल्स यानी यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर का ये कोई फ्रेंड नहीं होने वाला। तो क्या है ये सब कुछ, यूज वर्स्ट नाइटमेयर, कौन है ये, कौन है ये जो आ चुके हैं इस प्रकार से, हमें जो देखने मिल रहे हैं इनके बारे में बताएं कुछ। ये एक्चुअली जो हमने बात की पहले, उनसे थोड़े अलग टाइप की पर्सनालिटी है ये इनको आउटसाइडर नहीं कहूँगा मैं, ये काफ़ी टाइम से पॉलिटिक्स में है। जो वहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टी है वीवीडी, उसके मेंबर थे ये। 2004 में वहाँ उनसे अलग होकर उन्होंने खुद की पार्टी चालू की, तब से ये पॉलिटिक्स में है। बीच में उनको थोड़े बहुत सीट भी मिले थे, बट ये फर्स्ट टाइम है कि उनको कंप्लीट मेजोरिटी मिली है और अब वो पीएम बनेंगे। तो उनका बहुत लंबी जर्नी रही है 2004 से लेकर अभी तक। तो ये मैं कहूँगा कि काफ़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही है, और उनके जो इश्यूज हैं वो भी दे आर मोर फेमिलियर फॉर अस देन अर्जेंटीना इश्यूज। कि जैसे ये एंटी ईयू हैं, कि उनको ईयू से बाहर आना है, एंटी इमिग्रेशन है, फिर उनको यूक्रेन के वॉर के लिए पैसा नहीं देना है। और वहाँ पे भी फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, वहाँ पे ये फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं। तो फिर जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो साथ में वो इस्लामिक लॉ शरिया लॉ चाहते हैं, वहाँ पे उनसे उनको प्रॉब्लम है। और ये सब इश्यूज के ऊपर काफ़ी वो अवेयरनेस उन्होंने क्रिएट किया है, और वही उनका आई थिंक मेन था मुद्दा इलेक्शन का। ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में, मतलब इंडिया के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने आप बाहर निकाल दिया, ऑस्ट्रेसाइज कर दिया था नूपुर शर्मा को, लेकिन वो वहां से रह के सपोर्ट कर रहे थे कि ये रिडिकुलस है। अरब इस्लामिक कंट्रीज इंडियन पॉलिटिशियन नूपुर शर्मा से भड़क चुके हैं, और इन्होंने डायरेक्टली नूपुर शर्मा को सपोर्ट किया था इस केस में। वहां के बुलडोजर बाबा भी कुछ लोग कह रहे हैं ये बन सकते हैं। तो थोड़ा सा इंडिया से भी, मतलब इंडिया के राइट विंग और शायद नीदरलैंड्स के राइट विंग, क्या कुछ आपको कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है? क्या ग्लोबल लेफ्ट विंग जैसा रहा है, कुछ वैसा आप सोच पा रहे हैं? इसका मेरा आंसर रहेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम्म, राइट विंग हर जगह जो है वो लोकल इश्यूज पे फोकस करता है, जैसे आप देख रहे हैं हम। और ये जो जो राइट विंग होते हैं वहाँ के, यूरोप के, यूएस के, वो फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट होते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट होते हैं, तो राइट। वो आप अगर जीसस के खिलाफ भी कुछ बोलोगे तो भी वो आपको वो सपोर्ट करेंगे कि भाई आई सपोर्ट योर राइट टू फ्री स्पीच। तो ये इंडिया और वहाँ के राइट विंग में डिफरेंस है, कि यहाँ हमारे जो राइट विंग भी होते हैं वो एब्सोल्यूट फ्री स्पीच में नहीं बिलीव करते हैं। तो और ये जब ये नूपुर शर्मा वाला ट्वीट आया था, तब पहली बार मैंने उनको फॉलो करना चालू किया था। और
अगर आप अभी भी उसके पहले का देखोगे डिस्कोर्स, तो इंडियन मीडिया में यही रहा है कि ही इज अ नोबडी, लाइक इट डजंट मैटर व्हाट ही इज सेइंग, ये किसको भी मुझे याद सपोर्ट। है मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाया था करीबन 1.5 साल पहले। एक वीडियो बनाया है इन पे, और उसमें मुझे याद है थंबनेल में वही बुलडोजर बनाया था मैंने, कि ये यूपी के बुलडोजर बाबा उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो लेकिन ही वॉज अ फ्रिंज, कभी उस टाइम रात टाइम सोचा नहीं था कि ये नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एक्चुअली वो फ्रिंज नहीं थे उस टाइम पे हाँ, भी, बिकॉज बट वो ऐसे ही हमें दिखाया जाता प्रोजेक्ट है, किया पोर्ट्रे गया किया था। जाता है कि वो फ्रिंज है, बट ही इज नॉट बिल्कुल एक्चुअली, क्योंकि वो 15 सीट जीता था 2010 में। तो दैट बिल्कुल। इज वहां पे वो आई थिंक अराउंड 20% ऑफ द हाँ कॉन्स्टिट्यूंसी हाँ, उसके पास थी, तो राइट। उसको आप मेन स्ट्रीम ही बोल सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि नीदरलैंड्स का जो, एक बार मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो भी अगर आप देखें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें हमेशा मेजोरिटी की सरकार कभी नहीं आती है, मिली जुली सरकार ही आती है, कुछ इस प्रकार का इनका सिस्टम ही है। तो इसमें अभी भी इनके पास बहुत सीट्स तो नहीं है, अभी भी ये मिली जुली सरकार बना के ही आने वाले हैं, क्योंकि वहां पे वही होता है, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिस्टम ही ऐसा बन चुका है। तो पहले भी ही वॉज अ डोमिनेंट फोर्स, लेकिन इंडियन मीडिया ऐसे ही प्रेडिक्ट कर रही थी कि ही इज अ फ्रिंज एलिमेंट, फ्रिंज सिटर, फेंस सिटर, बाहर बैठ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। और अब डायरेक्टली प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो हाँ, तो ये हाँ डेफिनेटली एक मेरे हिसाब से पॉजिटिव है कि वो डरते नहीं हैं को वो सही बात बोलने से, और वो अवेयर है बाकी जगह पे क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज अ गुड थिंग। बट आई डोंट थिंक वी शुड एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम कि वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो कुछ सोचेगा, बिकॉज दैट इज नॉट इन हिज माइंड। वैसे यहाँ पर देवव्रत मैं कहना चाहूंगा, इंडिया का ईयू के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट चल रहा है, और ये भी अगर एंटी ईयू है तो ऑलरेडी एंटी ईयू अगर बन रहा है तो कुछ समस्या आती हुई दिख सकती है। वैसे यहाँ पर मैं ऐड भी करूंगा, इंडिया नीदरलैंड्स का जो ट्रेड है वो बहुत बड़ा है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, काफी जाने माने एक, अगर आप देखें तो पत्रकार हैं, उनका चैनल है, वो कह रहे थे कि नीदरलैंड्स इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस टू इंडिया। तो मैं कहना चाहूंगा अंकल, आप जिस जमाने में थे वो उसी जमाने की बात आप कर रहे हैं। आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया नीदरलैंड्स के जो ट्रेड है वो बहुत बढ़ चुका है। नीदरलैंड्स हैज बिकम द कॉन्ड्यूट जिसके द्वारा इंडिया रशियन ऑयल को रिफाइन करके बेच रहा है। तो आप देख सकते हैं नीदरलैंड्स इस वक्त इंडिया का टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में से एक बन चुका है। इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बेसिकली रशियन ऑयल है जो हम यूरोपियन यूनियन को बेच रहे हैं नीदरलैंड के माध्यम से, केमिकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील है। इसके सिवा वो एक्सपोर्ट भी है जो फ्यूचर में भी बना रहेगा, वो मोबाइल फोन्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा नीदरलैंड्स जा रहा है। तो एक मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर है इंडिया का नीदरलैंड्स, इतना ही बड़ा है। थर्ड नंबर पे तो आप समझ सकते हैं कि इसने चाइना को डिस्प्लेस किया है, तो इसको आप कहीं से भी हल्के में नहीं ले सकते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर इंडिया का होगा। तो यहाँ पे क्या आप इंडिया के लिए कुछ खतरा देखते हैं? यूरोपियन यूनियन से ये बाहर निकलने के लिए जोर डालेंगे, डालने ही वाले हैं, तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को आप किस तरफ जाते हुए देखते हैं? इसका मुझे तो आई डोंट थिंक ईयू पे कोई ईयू इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे कोई इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि वो जो अगर प्रोसेस चालू भी करेंगे तो इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, लाइक ब्रेक्सिट आल्सो लास्टेड फॉर सो लॉन्ग। तो उस टाइम पे अब कौन पावर में होगा नेदरलैंड्स में, तो ये कोई कह नहीं सकता है। तो आई डोंट थिंक इमीडिएटली इट विल मेक एनी इम्पैक्ट, बिकॉज ईयू में वैसे भी नेदरलैंड्स का इतना कोई आई डोंट थिंक मेजर से रहता है, उसमें तो जर्मनी और फ्रांस ही मेनली डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो आई थिंक के उस पर्सपेक्टिव से आई डोंट थिंक इट विल मेक एनी इम्पैक्ट। राइट। तो क्लाइमेट चेंज पे इनका क्या है, कुछ आइडिया है आपको? वाइल्ड क्लाइमेट चेंज को लेके क्या इनका पर्सपेक्टिव है? ये जो राइट विंग का वो है कि भाई ये हाँ सब प्रोपोगेंडा है कंट्रोल करने के लिए, ये भी हाँ, आई थिंक उसी में बिलीव करते हैं, इसलिए उन्होंने फार्मर्स को भी सपोर्ट किया था। जो नेदरलैंड्स के जो फार्मर्स है उन पे गवर्नमेंट कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह बैन कर रही थी, और उनको जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो तो यूरोपियन यूनियन देवव्रत, वैसे अगर आप देखें तो अभी वो रिसेंटली एक लॉ लाने वाले हैं जिसमें कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा है, जो कार्बन जनरेशन हो रहा है, उसके अनुसार ड्यूटी लगने वाली है। इंडियन प्रोडक्ट स्पेशली यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एल्यूमिनियम वगैरह, आयरन एंड स्टील, बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होने वाला है। एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा हमें बिकॉज ऑफ कार्बन, जो ये कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं ये सारे। तो क्या आप, क्योंकि यही कॉन्ड्यूट है जहां से नीदरलैंड से सामान जा रहा है, तो क्या आप उस तरफ कुछ इसीलिए इंडिया के लिए पॉजिटिव इसीलिए देख सकते मैंने बोला कि हम ज्यादा उससे कुछ फेवरेबल उसकी अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये जो भी राइट विंग वाले होते हैं वो पहले वो अपना फायदा देखते हैं अपनी कंट्री का, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह से ही वो आते हैं। ये जो ग्लोबलाइजेशन है एज अ कॉन्सेप्ट, उसके अगेंस्ट ही ये खड़े हैं। तो दे विल Definitely. डेफिनेटली ट्राई टू सपोर्ट देयर ओन इंटरेस्ट,
but I also don't think that is unfair on their part, because now they are also facing economic challenges, so it is natural that they will try to protect their interests. But yeah, it's like not a big setback for us. Like हमारे लिए तो we have other avenues also. बिल्कुल। अच्छा, ये तो काफी ज्यादा रेडिकल चेंज है, कुरान बैन करने की बात कर रहे हैं। एक होली बुक है, रिलीजियस टेक्स्ट है, मोस्ट होली बुक है एक बहुत बड़े धर्म का, तो इसको बैन कर देंगे, ये क्या हो रहा है? उनका आई थिंक जो इशू है वो बेसिकली वो कुछ मैंने उनका इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि वहाँ पे जो भी जितने भी आते हैं मोरक्कन इमिग्रेंट्स ज़्यादा आते हैं वहाँ पे, तो जो उसमें से 60% है जो कुछ मतलब अपने पहले 2 साल में वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहे थे कि ये जो हमारा जो कल्चर है वो पूरी तरह से इसकी वजह से चेंज हो जाएगा अगर ये इमिग्रेंट्स हमारे कल्चर में एसिमिलेट नहीं होंगे। तो राइट। उसके लिए वो चाहते हैं कि भाई ये अगर आ रहे हैं यहाँ पे तो वो जो यूरोप का कल्चर है, नेदरलैंड्स का कल्चर है, उसके हिसाब से वो रहे, सही ना बात कि कुरान के हिसाब से रहे। है। तो उनका जो कल वो बेसिकली ये इनको राइट विंग कंजर्वेटिव ये सब लेबल लगते हैं, बट एक्चुअली वो जो लिबरल सोसाइटी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड कॉल हिम अ कंजर्वेटिव और लिबरल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। देखिए, वैसे तो नीदरलैंड्स 1.75 करोड़, 1.25 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है, और इसमें अगर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हो रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है, तो बहुत ही आसानी से इसकी डेमोग्राफी से लेके, कल्चर से लेके, इकोनॉमी से लेके सब कुछ बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो 1.75 करोड़ भी जो लोग हैं वो भी एजिंग पॉपुलेशन है, जिसमें बहुत बड़ा चंक पॉपुलेशन का बियॉन्ड नेक्स्ट जनरेशन लाने भी नहीं वाला है। तो सच्चा सोसाइटी इज वेरी वल्नरेबल। इसको जरूरी है, ऐसे लोग अगर वो अपने आप को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे लोग रहें जो कि कहीं ना कहीं कड़वा सत्य है, लेकिन उसको कई बार बोलना जरूरी होता है। वो लग्जरी हमारे पास है ना, हम कहते हैं कि 1.4 बिलियन पीपल क्या कर लोगे, इसमें क्या बदलाव लाओगे। हालांकि इसको भी लोग अपोज करते हैं आज के टाइम में, कहते हैं ये भी बदल सकता है, बट स्टिल क्या आप कुछ कहने वाले थे? हाँ, ये हाँ मैं यही बोल रहा था कि इट इज लाइक नॉट सेड अ लॉट, बट इन अ डेमोक्रेसी डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। तो डेफिनेटली। अब वो अगर वो दिख ही रहा है कि ओवर द टाइम इट विल चेंज, द डेमोग्राफी विल चेंज, सो दे हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो it is going to happen like in a lot of European countries, even in North America we are seeing के लोग अभी उसकी तरफ मूवमेंट्स चालू कर रहे हैं। तो ये तो होगा कि इट्स एक्चुअली अ क्लैश ऑफ कल्चर्स यू कैन से, कि भाई जो भी ज्यादा तादाद में इमिग्रेंट्स आ गए तो हाउ विल दे एसिमिलेट। परफेक्ट। तो काफी ज्यादा विवादों में भी गिरे हैं, ये क्या न्यूज है ना? खालिद लतीफ क्या कर दिया इसने, ये क्या कहा है ये? इसमें ये आई थिंक इन्होंने जो ये मोहम्मद जो प्रॉफेट मोहम्मद प्रॉफिट पे जो मोहम्मद बात की थी उससे वो हर्ट हो खफा गए। हो गए थे। हाँ। और ये एक मैंने देखा है कि कुछ भी होता है कहीं भी दुनिया में तो उसकी प्रतिक्रिया ये यहाँ से मिलती है हमें इंडियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हाँ होलियर देन दाओ अरब से ज्यादा अरबाइज्ड पॉपुलेशन जो रहती है। तो ये हाँ पाकिस्तानी क्रिकेटर है खालिद लतीफ, इनको 12 साल की इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस हुई है। इन्होंने सुपारी दी थी कि हीट वाइल्डर्स को मरवाया जाए। ये खालिद लतीफ वही क्या जो विकेट कीपर थे, छोटे से हाइट वाले, वही है क्या ये? मुझे ये नहीं, वो रशीद वो लतीफ था। राशिद लतीफ था, हाँ, ये खालिद ये लतीफ। इतना आई डोंट थिंक ये इंटरनेशनल क्रिकेटर था कभी, अच्छा। एटलीस्ट आई हैवंट सीन हिम प्ले। ठीक है। तो कंटेस्ट फॉर कार्टून्स डिपिक्टिंग कैरिकेचर्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, ओके, इस केस में इसको ओके। अच्छा, ये क्या है? तो डच गवर्नमेंट शॉक इलेक्शंस हुआ है और रॉयटर्स वगैरह कवर कर रहा है, एंटी ईयू, एंटी इस्लाम, पॉपुलिस्ट, हीट वाइल्डर्स, डच गवर्नमेंट आफ्टर शॉक इलेक्शन। इसमें भी जो ये एंटी ईयू है ना, ये भी हाँ। मोस्टली इट इज अबाउट सेल्फ प्रिजर्वेशन फॉर दीज कंट्रीज, बिकॉज अभी हो क्या रहा है ईयू में कि उन्होंने जर्मनी और टू मोर एक्सटेंट जर्मनी और टू सम एक्सटेंट फ्रांस, ये दो कंट्रीज ने बहुत ज्यादा कैप्चर कर लिया है पावर ईयू में। तो जो ये ऑलरेडी पोर्चुगल स्पेन वगैरह तो काफी सफर कर रहे हैं उसकी वजह से, बट बाकी सब कंट्रीज में भी उनको भी थोड़ा बहुत, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन ईयू फॉर योर करेंसी, तो मतलब मॉनेटरी पॉलिसी तो ईयू ही कंट्रोल करता है और जर्मनी कंट्रोल करता है। तो और मैन्युफैक्चरिंग भी उसके भी लॉज ऐसे हैं कि आपको सब कुछ जर्मनी से लेना पड़ता है और ये सब, तो उसकी वजह से ये होना ही है कभी ना कभी। मे बी इट इज गोइंग टू बी अ निगोसिएशन कि वो पूरी तरह
एग्जिट नहीं करेंगे, बट समथिंग हैज टू गिव। मुझे लगता है कि क्या नीदरलैंड्स इकोनॉमी वाले पार्ट से खुश होगा, शायद इमिग्रेशन वाले पार्ट से उसको समस्या है ईयू के, कि जो फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है शायद उससे नाराज है, या टोटल नाराज है वो? ये इसमें ना कुछ बातें वो पब्लिकली बोलते हैं, कुछ चीजें वो पीछे निगोशिएट कर रहे होते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि भाई कौन सा प्रॉब्लम उनके लिए। बट ये इमिग्रेशन तो आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम ऑल ओवर, वो तो जर्मनी को भी वो प्रॉब्लम। बट ईयू से निकलने के लिए जो है उसका एक रीजन ये भी है कि भाई ईयू का जो डिसीजन मेकिंग है उसमें इनका पावर कम है। बिल्कुल। और ईयू भी अगर आप अपने आप में देखें तो ये एक तरीके का यूएस का टूल रहा है, जिसके द्वारा वो इन इकोनॉमीज को सब्जुगेट करके रखे हैं। अब ईयू की आप क्या दुर्दशा हुई है यही देख लीजिए कि जर्मनी, जो कि ईयू में सबसे ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी है, पूरी ईयू को वही संचालित करता है। क्यों जर्मनी इतना बड़ा है? बिकॉज ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग बेस। मैन्युफैक्चरिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बिना मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। और वो एनर्जी कहां से आ रही थी? नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से गैस के माध्यम से आ रही थी, और उसको उड़ा दिया, उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरा दिया, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पूरा खत्म होने वाला है। और जर्मनी कह रहा है मैं तो यूक्रेन को सपोर्ट करूंगा। अरे तुम्हारे यहाँ तो क्या उसने हालत कर दी तुम्हारे इकोनॉमी की, क्या इन्फ्लेशन हो रहा है उसकी वजह से। डिस्पाइट दैट लोग नाराज हैं। और तो उसी से कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे इटली में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने मिला है। यूरोप में रादर अगर हम पूरी बात करें तो पूरे यूरोप में राइज ऑफ राइट विंग पार्टीज देखने मिल रहा है। अलग अलग पार्टीज हैं, इटली से लेके, फ्रांस से लेके, नीदरलैंड से लेके, जर्मनी से लेके, डेनमार्क से लेके, तो पूरे राइट के रंग में ये हमें बनता हुआ दिख रहा है। शुरू करते हैं एक एक करके। इटली की बात करते हैं तो देवव्रत बताएं, मेलोनी जी बड़ी खुश लग रही हैं, मोदी जी भी खुश लग रहे हैं। क्या है ये, क्या है ये, क्या हो रहा है इटली में? इटली में आई थिंक इट वाज द स्टार्ट के सबसे पहले आई थिंक वहां पे ये आई थी, उसका भी एंटी इमिग्रेशन का काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड था। और अभी उन्होंने भी कुछ मतलब स्टेप्स भी लिए हैं कि वो जो भी इमिग्रेंट्स अफ्रीका से आ रहे हैं उनको अल्बानिया भेज रहे हैं, इटली नहीं ला रहे हैं। तो शी इज एक्चुअली टेकिंग सम स्टेप्स, और ये उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। वहाँ पे सबसे रेलेवेंट इशू अभी वही है कि एक तो इकोनॉमी का जो आपने बताया कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो भी इशू है, बट उसका इम्पैक्ट इतना नहीं है जितना इमिग्रेशन का है। बिल्कुल। कि अच्छा, वहाँ एक पे चीज देखने मिल रही है देवव्रत, जितने भी राइट विंग पार्टीज हैं प्रो चाइना स्टैंड नहीं रख रहे। जैसे मेलोनी ने पूरा का पूरा, अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हटा रही है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। वैसे ही अगर आप इनकी बात करें, है ना, ये एल लोको जो नाम से जाना जाता है, हावियर हावियर मिले, तो ये भी कह रहे हैं कि मैं चाइना वाइना से नहीं रखने वाला, मुझे नहीं चाहिए चाइना, मैं यूएस के पास जाऊंगा। हालांकि शी जिनपिंग से बात इन्होंने की है। यानी कि एक ट्रेंड है, फार राइट पॉलिटिशियंस या फिर सेंटर राइट भी होंगे इनमें कुछ, प्रो चाइना स्टैंड तो नहीं रखते हैं। क्या ये जनरलाइज कर सकते हैं ओवरऑल? मैंने आपको बोला ना, इनका जो लीडिंग थॉट होता है वो लोकल होता है, ग्लोबल नहीं होता है। ये मतलब उनका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सेल्फ प्रिजर्वेशन ही होगा। वो जो भी लोकल लोग के लिए जो भी है वो उस तरीके से वो डिसीजन लेंगे। इसलिए आप देखेंगे वो हर एक कंट्री में अलग मुद्दा होता है, राइट विंग का। लेफ्ट विंग का आप देखोगे वो एक ही मुद्दा होता है, क्योंकि तो वो चाहते ग्लोबलिस्ट होते हैं। हैं, हाँ, और ये चाहते हैं कि भाई हम अपना कल्चर प्रिजर्व करें, हम अपने इश्यूज सॉल्व करें, रादर देन कि हम यूक्रेन को पैसा दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ कोई मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, पानी का इशू है, फिर भी हम पहले उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो दे वांट टू स्टॉप दिस। कि अब एक और चीज़ है कि इन जनरल इकोनॉमी पे अगर बात करें तो इनका जो है बहुत सालों से दे हैव बीन सर्विस बेस्ड इकोनॉमीज ऑल ऑफ दिस। तो अभी वहाँ पे ये अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा तो नेचुरली दे विल से कि भाई आप जॉब्स दीजिए। तो जॉब कहाँ से आएगी? तो आपको थोड़ा बहुत फिर से मैन्युफैक्चरिंग भी लाना पड़ेगा अपने कंट्रीज में। तो इसकी वजह से भी वो चाइना से थोड़ा डिपेंडेंस हटाना चाहेंगे कि भाई राइट। अपने लोकल को वो प्रमोट करें। तो एक बार इस पे आते हैं कि क्यों ग्लोबली राइट विंग ग्रो हो रहा है। उसके पहले बाकी जगह भी देख लेते हैं। फ्रांस में आप देख सकते हैं मरीन ली पेन है, जो कि तगड़ा कंपटीशन दे रही हैं करंट फ्रेंच प्रेसिडेंट को। वैसे यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो करंट फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, जब वो पावर में आए थे तो काफी लेफ्ट विंग के द्वारा सेलिब्रेशन किया गया था, लेकिन फिर उन्होंने भी आतंकवादियों के खिलाफ जब कड़क एक्शन लिया था तो वो सब कहीं ना कहीं सबको धता बता दी गई थी। तो फ्रांस में खैर फर्दर राइट मरीन ली पेन आने वाली है। जर्मनी में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है देवव्रत। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एएफडी, ऑल्टरनेटिव फॉर डेमोक्रेसी, ऐसा ही कुछ नाम है शायद, एएफडी। तो इसमें ये दोनों फॉर जर्मनी। ऑल्टरनेटिव फॉर, अच्छा, डॉइचलैंड, जर्मनी बनाया है, ओके। तो इसमें राइट विंग है, ये ज्यादा ही राइट, फार राइट कहा जाता है इनको। नाजी आगे एक गाली लगा के इस नाम से भी बुलाया गया था एलिस को। बट शी इज वेरी इंटरेस्टिंग केस। जो राइट विंग रहता है वो, अगर आप देखें तो ऐसा लेफ्ट विंग पोर्ट्रे करती है कि वो प्रो एलजीबीटी क्यों नहीं हो सकता। इफ यू आर एन एलजीबीटी यू हैव टू सपोर्ट, है ना, ब्लैक लाइव्स मैटर, यू हैव टू सपोर्ट, अगर आप एलजीबीटी हैं तो पैलेस्टीन क्या हमारा मतलब खतरे में है।
बट शी इज एन ओपनली लेस्बियन, अपने आप को शी इज एन ओपनली शी इज गे या फिर लेस्बियन, और शी इज ऑल्सो राइट विंग। इतना ही कि इनको वहां की मीडिया नाजी आगे गाली लगा के बोलती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जर्मनी में जो देखने मिल रहा है। कनाडा में क्या हो रहा है, ये इनके बारे में कुछ बताएं, ही इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये मुझे लगता है ना कि जो लेफ्ट और राइट और इनके जो डेफिनेशन है वो सब भी दे आर नॉट वेरी रिलेवेंट नाउ, एज वी आर सीइंग कि सब कंट्रीज में अलग अलग इश्यूज है और ये लीडर्स के अलग अलग अप्रोच होते हैं। तो मोस्टली मुझे जो दिख रहा है यूरोप में और वेस्ट में, दे आर सोशली लिबरल। द लेफ्ट विच सेज दे आर लिबरल, दे आर नॉट लिबरल। वो कंजर्वेटिव हो गए हैं कुछ जगह पे। और हम्म। ये और इकोनॉमिकली, हाँ, राइट विंग को आप बोल सकते हैं, वो इकोनॉमिकली वो कंजर्वेटिव है। और जो लेफ्ट विंग है वो इकोनॉमिकली लिबरल है, जो उल्टा हो गया है पूरा। अब देख के जो लेफ्ट विंग को हम सोशलिज्म से एसोसिएट जोड़ते हैं। करते हैं हाँ। इंडिया में, बट अभी लेफ्ट विंग है वो ग्लोबलिस्ट हो गया है। वो चाहता है कि भाई इमिग्रेशन हो, ग्लोबलाइजेशन हो, इमिग्रेशन हो, है ना, आप ट्रेड कल्चरल करते रहो। मिक्सिंग हो। हाँ, और कल्चरल जो मिक्सिंग नहीं हो रही, एक ही कल्चर फैल रहा है। वो भी तो देखिए फिर। तो ये डेफिनेशंस भी आई थिंक थोड़ी आउटडेटेड है कि सबको आप ऐसे लेफ्ट राइट में डिवाइड करने जाएंगे तो यू विल नॉट गेट द फुल पिक्चर। तो इन्होंने तो ओपनली कह दिया कि भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं तो इंडिया के साथ रिश्तों को वापस मजबूत करूंगा। ट्रूडो इज इनकॉम्पिटेंट, ऐसा इन्होंने कहा है। एंड काफी ज्यादा अगर आप देखें तो इनके भी चांसेस लग रहे हैं कनाडा में ये भी उभर के आएंगे, कुछ इस प्रकार की भी संभावना दिख रही है। हाँ, इसमें भी आई थिंक दिस इज मोर रिलेवेंट फॉर अस डायरेक्टली, बिकॉज हम्म। इंडियंस आर वेरी इंडिया कनाडा इन्वेस्टेड। रिलेशन नीड्स एन ओवरहॉल, उसमें जरूरत है एक, मतलब कुछ गड़बड़ आ गया, ग्लिच आया है, ऐसा नहीं था। इंडिया कनाडा रिश्ते बड़े अच्छे थे, अभी कह सकता हूँ मैं कुछ कुछ सालों का ग्लिच आया हुआ है, तो वो ग्लिच हटाने के लिए कुछ चेंजेस चाहिए हमें। इसमें आई थिंक वो भी देखना चाहिए कि ये जो है वो क्यों हो रहा है। हम्म। तो मेरे हिसाब से जो भी पब्लिक में दिख रहा है और जो बैक एंड पे जो हो रहा है वो दोनों अलग है। हम्म। मुझे लगता है कि इन लाइक इवन द कैनेडियन गवर्नमेंट, या जो भी आप बोले जो एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ का, दे हैव रियलाइज्ड कि भाई हमको ये सब कर्व करना है। ये जो क्योंकि खालिस्तान वाले जो हैं यहाँ पे, वो उनकी वजह से इधर भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हो रहे हैं। जैसे बिल्कुल। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने पढ़ा था कि एडमिंटन में कोई शूटिंग हुई थी जिसमें एक 11 साल के बच्चे को शूट कर दिया। किलर्स वेर बोथ सिख, लाइक जो मरा वो भी और जो जिसने किया था शूट वो भी। तो ये गैंग वायलेंस वगैरह कनाडा में बढ़ रहा है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि भाई इसको किसी तरह से हम कम करें। और देन दे आर, बिकॉज पब्लिकली वो उनको अपोज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो मेजोरिटी है यहाँ पे। मतलब मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट को बट, सपोर्ट कर रहे हैं, मेजोरिटी गवर्नमेंट हाँ, मेजोरिटी में इसीलिए है क्योंकि उनका बट सपोर्ट है। सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। सो हाँ। ही डजंट वांट टू हर्ट देम, दैट्स व्हाई ही इज यूजिंग इंडिया टू हर्ट देम, बट ही राइट। वांट्स टू ब्रिंग देम इन कंट्रोल। तो असली तो बिकॉज जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं वो ऐसे कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हैं जिससे दोनों देशों का कुछ नुकसान हो। अब देखिए जो चल रहा है वो सिर्फ स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट ही चल रहा है। तो मुझे कहीं लग रहा है कि दो रिश्ते जो है वो ऑन पब्लिकली ही खराब हुए, बट ऐसे कुछ क्योंकि नेचुरल। डिप्लोमेट्स भी तो हटाए, लेकिन काफी ज्यादा डिप्लोमेट्स हटा दिए, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इट्स बियॉन्ड रिपेयर। जाहिर सी बात हाँ, है, अगले और साल अगर और ट्रूडो ही मतलब मेजोरिटी में आ गए तो चीजें सुधर और जाएंगी, या फिर यही मेजोरिटी में आ गए तो चीजें चीजें वापस सुधर जाएंगी। नथिंग इज और बियॉन्ड। ये भी है कि दे नीड इंडिया, कि हाँ। मतलब कनाडा की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इमिग्रेंट्स राइट। की, और उनको इंग्लिश स्पीकिंग इमिग्रेंट्स कहाँ से मिलेंगे, इंडिया से मिलेंगे। एजुकेटेड इमिग्रेंट्स, अब तो वो भी जमाना चला गया है जब कोई भी ट्रक लेके चले गए, जाके वहां पर बैठ गए। अब तो ये भी समझ रहे हैं कि भाई इफ यू पिक ट्रैश देन यू बिकम ट्रैश। ये दुनिया भी समझ रही है। तो एजुकेटेड इंडियंस चाहिए तो फिर भाई रिश्ते तो सुधारने होंगे। ठीक है, कनाडा के बाद अगर हम देखें तो पूरे वेस्टर्न ब्लॉक में ही आप देखें तो स्पेन में वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी 2013 में लॉन्च हुई है, अब थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है। अब तक लोग इनको फ्रिंज कह रहे होंगे, लेकिन दिस इज नॉट फ्रिंज, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। आयरलैंड में भी वैसे ही राइट विंग पार्टीज के साथ चैलेंजेस दिख रहे हैं। यूएस में डोनाल्ड ट्रंप, रामास्वामी, कौन आएंगे, जो भी आएंगे इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो पूरे यूरोप में वेस्टर्न ब्लॉक में ही आप देखिए तो राइट विंग का राइज हो रहा है। तो क्या कॉमन थीम है, अब टुवर्ड्स हमें इसके बारे में बताएं। तो इसमें क्या कॉमन थीम है, क्यों ये हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे देवव्रत? ये आई थिंक इस पे ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है, बट मैं अगर हाँ। समराइज करूं तो यूरोप में एंटी ईयू सेंटीमेंट है, एक एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट है जो इवन यूएस कनाडा में भी है और यूरोप में भी है। फिर इमिग्रेशन से रिलेटेड ही ये इस्लाम
वाला इशू है कि क्योंकि मोस्टली जो भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो इस्लामिक कंट्रीज से आ रहे हैं, तो यूरोप में ये ज़्यादा है, आई वुड से। नॉर्थ अमेरिका में इतना नहीं है, बट यूरोप में डेफिनेटली जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि दे आर फेसिंग चैलेंजेस रिगार्डिंग दिस। फिर उनको मतलब उससे रिलेटेड है उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो कल्चर है, तो वो नहीं चाहते हैं कि भाई वो इमिग्रेंट्स आके वो उसको चेंज करे। तो उसकी वजह से वो उस पर कुछ और इसकी वजह से जो एक्चुअली फ्रिंज में चले गए थे, ये जो वहाँ के राइट विंग जिनको हम कंजर्वेटिव रिलीजियस जो भी थे, वो वापस बोल रहे हैं कि हम तो आपको पहले से बोल रहे थे, आप हमारी सुन नहीं रहे थे कि हम जो बोल रहे थे वही हो रहा है, तो अभी आप हमारे, तो इस टाइप के जो भी एलिमेंट्स थे वो पॉपुलर हो रहे हैं फिर से। इसके सिवा ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, रिसेशन जब आता है तो अक्सर राइट विंग की तरफ दुनिया जाती है। हमने ग्लोबल ग्रेट डिप्रेशन के बाद भी ऐसे ही देखा था, फिर वो जर्मनी में नाजी पार्टी का राइज हुआ या किसी का भी राइज हुआ। तो जब इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं तो हम विलन ढूंढते हैं, क्या कहेंगे इस हाँ, पर? और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी वैसा ही है कि भाई जैसे यहाँ पे क्यों हो रहा है ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये लोग क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहे थे इतने टाइम से, अब उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और उसके बाद जो भी इन्फ्लेशन कम करने के लिए ये लोग इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स ये लोग बढ़ाएंगे तो इवेंचुअली क्या होगा कि इकोनॉमी आपका श्रिंक होगा। इकोनॉमी श्रिंक होगा तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इमिग्रेशन से तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको, तो सही आपको बात। थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि बिजनेस में और ये सब चीज़ों में, ना कि आप ज़्यादा एड्स दें और ये सब करें, रेफ्यूजी को लें। तो वो पैसा कहीं से तो आएगा, तो वो यही सब प्रोग्राम्स का पैसा वो डालेंगे वापस अपनी बिल्कुल। इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो बढ़िया। ये सब चीज़ों का जो भी सॉल्यूशन है वो ये लोग दिखा रहे हैं कि जो लेफ्ट विंग वाले जो पिक्चर दिखा रहे हैं वो तो चल रही है इतने सालों से, तो वो अभी उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, तो तब आई थिंक देयर इकोनॉमी कैन गो बैक ऑन ट्रैक। परफेक्ट। तो बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमी ऐसी है जो कि इस प्रकार के मॉडल्स को सपोर्ट कर रही है ना? साथ ही साथ चेंजिंग बिहेवियर ऑफ एलीट वगैरह काफी चीजें हैं जो आप बता रहे हैं। सोशल मीडिया भी मुखर हो चुका है जिसके द्वारा जो अब तक फ्रिंज थे उनको वॉइस मिल रही है, पब्लिक ओपिनियन वो अब बना पा रहे हैं। तो साथ ही साथ इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, आखिरी है 5 मिनट में देवव्रत, मैं चाहूंगा आप इसको समराइज करें एंड इसके साथ हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। तो क्या है आखिरी में इंडिया पर क्या आप समझ, वैसे हमने ऑलरेडी पूरी चर्चा कर ही ली है इस पर, बट फिर भी एक बार समराइज करके बताएं। इसमें आई थिंक ये जो पॉइंट है रिगार्डिंग के फॉरेन पॉलिसी के, जब हम देखते हैं यूएन वगैरह में डिबेट होते हैं कश्मीर के ऊपर और ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो इंडिया को यूरोप से पहले मिक्स्ड रिस्पांस मिलता था। तो अभी बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत इंडिया के फेवर में जाएगा ज़्यादा, क्योंकि ये लोग भी अब समझने लगे हैं जो इंडिया बहुत साल से कहने की कोशिश कर रहा था। तो वो एक डेफिनेटली इट विल हेल्प अस इन दोज मैटर्स, कि जो प्रेशर आता था वहाँ से यूएन से, और वो सब थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा जो एडवर्स मुझे दिख रहा है कि ये सब जो पॉलिसीज है उससे जो इमिग्रेंट्स हैं इंडिया से जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, वीज़ा रूल स्ट्रिक्ट हो सकते अरे हैं मैं या अहमदाबाद में रहता हूँ, जैसा आप जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं। तो कल ही अखबार में आया है, फ्रंट पेज पे, पूरा अखबार फ्रंट पेज भरा हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया का, फ्रांस में आइए पढ़ने आइए, फ्रांस सरकार कह रही है। तो ये अब समझ रहे हैं कि भाई वी कैन नॉट ब्रिंग इमिग्रेंट्स फ्रॉम अफ्रीका। अब वो जमाना जा रहा है, वी नीड एजुकेटेड इंडियंस जिनको हम इंडिया से बुलाएं। तो कनाडा और जैसे बाकी इकोनॉमीज के लिए कंपटीशन भी बढ़ेगा, क्या आप देख रहे हैं इस प्रकार की गवर्नमेंट आएगी जो थोड़ी मुझे सेंसेबल लग रहा है कि आती है? इसमें अगर हम देखें डिमांड सप्लाई, तो अपने पास सप्लाई इतना है लोगों का कि वो कभी ये इशू नहीं होगा कि किसी को कम पड़े। और बिल्कुल। ये एक तरह से नेचुरल भी मुझे लगता है कि भाई अपने वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है और भी कम हो रही है, तो इट इज़ नेचुरल दैट पीपल मूव फ्रॉम हाई पॉपुलेशन एरिया टू लो पॉपुलेशन एरिया। आई डोंट थिंक कि इसको कोई वो नेशनल प्राइड से हमको जोड़ना चाहिए। ना ना ना, पीपल वो तो मूव फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, बट द इशू विल बी कि जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं कि भाई इमिग्रेंट्स की वजह से ये सब इशू आ रहे हैं, तो क्या होता है कि भाई जो नॉर्मल पब्लिक है वो उसमें कहीं ना कहीं बायस आ जाता है। उसको लगता है कि भाई ये जो है इंडिया से आया है वो भी प्रॉब्लमेटिक है। अब सर इस बारे में आप क्या कह रहे हैं देवव्रत? ये मुझे समझ नहीं आया, आप जो कह रहे हैं कि हमें डिसोसिएट करना होगा साउथ एशियन आइडेंटिटी से इंडियन आइडेंटिटी की तरफ, तो ये भी उसी में समझाएं जो आप बता रहे हैं। मेरा वही है कि भाई ये जो कल्चरल एसिमिलेशन की बात
करते हैं ये लोग, तो उसमें मुझे लगता है कि जो इंडियन इमिग्रेंट्स है दे फिट बेटर इन सम वेज, कि वी आर मोर प्रोन टू अडेप्ट टू वेस्टर्न वैल्यूज, क्योंकि हमारे भी आप सिटी में देखेंगे तो सबकी लाइफस्टाइल उस टाइप से काफ़ी सिमिलर होती है, जो भी लाइफस्टाइल आपको वेस्टर्न कंट्रीज में मिलेगी। वैसे मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, बट देर आर नॉट मेनी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस फॉर अस, कि ऐसा नहीं होता है कि आपने ये शराब क्यों मेरे सामने खोल दी, और इस टाइप के इश्यूज नहीं जो आते। डेमोग्राफी वेस्ट लेना चाह रहा है, जो पॉपुलेशन सेगमेंट वेस्ट लेना चाह रहा है, वो पॉपुलेशन सेगमेंट भारत में रह के बहुत लिबरल रहा है, उसको कुछ खास और ऐसे दिक्कत नहीं आती है। और हम ये डिमांड नहीं करते हैं कि आप हमारे लिए अलग लॉज बनाइए, या ऐसे कुछ भी हम डिमांड नहीं करते हैं। जो भी वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो दे फिट वेरी वेल। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ वाइट पर्सन, ही डजंट नो द डिफरेंस। उनको लगता है कि जो भी इंडिया से आया है, पाकिस्तान से आया है, दे लुक द सेम, हम सिमिलर दिखते ताजमहल हैं। वाले लोग ही हैं, ताजमहल मतलब सब तो वही है। तो उनको लगता है कि भाई ये हमारे साथ कल्चरली ये फिट नहीं होगा, और ये सब। तो ये आई एम नॉट सेइंग कि 100% लोग अभी भी नहीं डिफरेंस पता कर पाते, बट मेजोरिटी ऑफ देम दे डोंट नो द डिफरेंस। तो ये हमको किसी तरह वी हैव टू एक्सप्लेन, लाइक इन यूएस इट इज लाइक एवरीवन नोस, बट जो भी ये यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे अभी ये अवेयरनेस नहीं होगी मेरे हिसाब से। राइट, तो वो लाना जरूरी है। बढ़िया। तो अच्छा लगा देवव्रत, आपने काफी कुछ हमें बताया इन सारे टॉपिक पर, काफी कुछ। आई एम प्रीटी श्योर दर्शकों को भी मजा आया होगा। तो कमेंट में बताइएगा देवव्रत के साथ इंटरेक्शन कैसा लगा। एंड देवव्रत को हम फिर बुलाएंगे इसी प्रकार से अलग अलग टॉपिक्स पर, ग्लोबल इश्यूज को जब भी हम कवर करेंगे। भारत संवाद को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो देवव्रत एक बार बोल दें भाई, भारत संवाद को सब्सक्राइब करने कहें एक बार इनको। ऐसे ना करें, पूरा वीडियो देख रहे हैं आप, वीडियो लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करें। हाँ, ये वीडियो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, और अपने जो भी दोस्त हैं, फैमिली वाले हैं, उनके साथ शेयर करें। उनको भी होपफुली मजा आएगा हमारा कन्वर्सेशन सुन के। ये मजा और मैं सबको देना चाहता हूँ, कुछ इसी शब्दों में मजा आया। तो मोदी जी भी अब तो बोलते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आप भी वैसे ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच देवव्रत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, काफी कुछ आपने बताया, हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत जबरदस्त वैल्यू एडिशन हुआ इस वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। मुझे भी, मेरे लिए भी बहुत नया एक्सपीरियंस था, एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग विथ यू। थैंक यू देवव्रत।